This is Article 23. Please note down P for prelims. First question in your exam will come from the heading itself. Which article deals with the prohibition of traffic in human beings? मानवों में व्यापार के लिए कौन सा आर्टिकल मना करता है? एंड फोर्स लेबर, फोर्स लेबर को ज़बरदस्ती मेहनत कराने को कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है? और मानव में तस्करी, है ना, पहले जैसे लिखते थे कि भाई ठीक है इसको मैं ख़रीद लाया, ये मेरा गुलाम है, ऐसी मानव तस्करी को कह लीजिए, मानव व्यापार कह लीजिए, उस सब को जो प्रोहिबिट करता है कौन सा आर्टिकल करता है? इसी से आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा। और आपको प्रीलिम्स के लिए ऐसे ही पढ़ना है, प्रीलिम्स को आपको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे समझना है। आप होली पर कभी ऐसा होता है कि आप रंग भी लाएंगे, पटाखे भी लाएंगे, है ना, ईद का भी सामान ले आएंगे, हम तो त्यौहार है, कैसे भी खेल लो, खुशी मना लो, ऐसा तो होता नहीं है। होली पर हम लोग रंग लाएंगे, गुंजियाँ बनाएंगे, वैसे मनाएंगे, है कि नहीं है? दिवाली को दिवाली की तरह से मनाएंगे, दशहरे को दशहरे की तरह मनाएंगे। उसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो उसको प्रीलिम्स के तरीके से पढ़ेंगे, मेंस का एग्ज़ाम है तो मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे फिर हम लोग, और इंटरव्यू तैयारी करके जाएंगे, इंटरव्यू के लिए पढ़ेंगे तो फिर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इंटरव्यू तैयारी करेंगे तो वहाँ पर हमारा पूरा ड्रेसअप, पूरा पर्सनल हमारा बायोडाटा है उस पर तैयारी करेंगे, हमारी लीगल नॉलेज पे काम करेंगे, फिर हम कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स को, फेवरेट टॉपिक्स को चुनेंगे, उन पर और ज़्यादा काम करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। मेंस के लिए हम सेलेक्टेड टॉपिक्स से पढ़ेंगे केवल, कि कहाँ से मेंस से क्वेश्चन बनते हैं, उनके फिर केस लॉज, उनके शॉर्ट नोट्स, उनके वेरी शॉर्ट नोट्स अलग से बना के रखेंगे। और प्रीलिम्स के लिए फिर हमारी तरीका अलग हो जाएगा। तो ये जो तरीका है प्रीलिम्स को पढ़ने का तरीका है जो मैं समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स की क्लास नहीं है, प्रीलिम्स की क्लास है, इसलिए हमको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए और आपको भी इसी तरीके से दिमाग में फिट करना है। इसको कर लेंगे आप लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 23 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। एंड नाउ सी इट्स लैंग्वेज। द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार, traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited. P for prelims लगाइए, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या क्या चीज़ प्रोहिबिट की गई है। गोले देखिए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स 1, बेगार 2 एंड सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर नंबर 1, number 2 and this is number 3. These 3 kinds of activities are completely prohibited. The question can be asked from you. Article 23, please note down the question. Article 23, this is the question for your prelims. Article 23 prohibits A, B, C. तो गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, गोला नंबर 3 एंड D ऑल ऑफ अबव। समझ गए आप लोग? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डोंट स्टिक ओनली टू दी हेडिंग ऑफ दैट्स। तो इसको ब्रीफली टेक्निकली पढ़ना कि क्या क्या ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, नंबर 2 बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। मानव तस्करी, मानव व्यापार, नंबर 1 बेगार, मतलब बेगार का मतलब आपसे काम लेना है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करनी है, और दूसरा कोई उसी प्रकार की कोई इसी तरीके की ज़बरदस्ती कोई आपसे लेबर कराई जा रही है, उस पर भी कंप्लीट प्रोविजन रहेगा। तो 3 बातों को याद रखिएगा। कर लेंगे आप लोग, है ना? नेक्स्ट, एंड अगेन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अगेन ये ध्यान रखना, प्रोहिबिटेड है ये। अगर इफ यू कॉन्ट्रावेन then it shall be an offense. Similar kind of हमने पढ़ा था 17 में, this was the offense, है ना? Untouchability is prohibited and if someone practice that was an offense under article 17. उसी तरीके से आर्टिकल 23 में सिमिलैरिटी में क्रिएट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाला है कि अगर 23 का वॉलेशन करेगा, इफ मीन्स इफ समवन इज डीलिंग इन द ह्यूमन बीइंग, समवन इज डीलिंग विद द बेगार, someone is forcing some kind of forced labor, that shall be an offense. क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे कैसे आएगा? क्वेश्चन यहाँ से आएगा, देखिए कैसे। राइट डाउन, प्लीज सी द बोर्ड। विच आउट ऑफ फॉलोइंग
provides for offense? Option A Article 17, option B Article 23, option C both, option D none of above. Answer is C. तो डोंट फॉरगेट 17, डोंट फॉरगेट 23, दोनों ही अनुच्छेद, दोनों ही आर्टिकल ऐसे हैं जो कि अपराध के बारे में बताते हैं। अगर आप 17 को वॉलेट करते हैं तो ऑफेंस होता है, 23 को वॉलेट करते हैं तो भी ऑफेंस होता है। यहीं से क्वेश्चन आपसे आएगा। सो नेक्स्ट, तो कुल मिलाकर के अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये बनी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार्स, अदर फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज कॉन्ट्रावेंशन, इट इज वॉलेटेड, देन इट शैल बी एन ऑफेंस। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, प्लीज सेकंड क्लॉज से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। मैं आपको समझाता हूँ पहले कि हमारे जो भाई साहब हैं, ये मैडम है शुभांगी, है ना, शुभांगी मैडम आराम से घर पे लेटी हुई हैं, ठीक है, नॉक नॉक नॉक, पुलिस वाला, शुभांगी को भेजो। कहाँ? बस भेज दो आप। जितने भी 23 से 25 28 साल के बच्चे हैं उन सबको जाके कहा जा रहा है कि वो पूरे नगर की सफाई करनी है जिनको। क्या मतलब? व्हाट द हेल इज दिस, आई एम गोइंग टू बिकम जज। कह रहे मैडम कुछ नहीं, जबरदस्ती है तो है। कह रहे अच्छा पढ़ो आर्टिकल 23 पढ़ो कि देखो 23 में क्या कहा है कि यू कैन नॉट एनफोर्स मी, यू कैन नॉट फोर्स एनी काइंड ऑफ लेबर मी। आप मुझसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते इंस्पेक्टर साहब। कौन कह रही हैं? शुभांगी मैडम कहती हैं। इंस्पेक्टर ने कहा मैडम कुछ आगे ही पढ़ लो। आगे क्या पढ़ लो बताओ? आप पढ़ो 23 की क्लॉज सेकेंड। अब शुभांगी मैडम पढ़ रही हैं ये कि दिस इज हु एम आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट। इस आर्टिकल में स्टेट को कोई रोक नहीं पाएगा किस काम से? फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस। पब्लिक पर्पजेस के लिए कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज की जा सकती हैं। प्रीलिम्स में आएगा वेदर स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस और नॉट फॉर व्हाट पब्लिक पर्पजेस। इसका मतलब क्या है ये समझिए, भूले नहीं था, आपको समझाता हूँ। एक शब्द है कंपल्सरी सर्विस, ठीक है, दूसरा शब्द है पब्लिक पर्पजेस। चलिए शुभांगी मैडम चली गई, ठीक है भैया, आंसू बहाते हुए क्या कर सकते हैं, सभी कर रहे हैं, फिर सब मिल गए, अरशान शाहीन सर पूरा ग्रुप वहीं मिल रहा था, फिर शांति मिली, चलो सही है, पब्लिक पर्पज है, जन सेवा हो रही है, कोई बात नहीं। डेंगू फैल रहा था, मलेरिया फैल रहा था, दुनिया भरी बीमारी थी, तो अपने शहर को क्लीन कर लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट डे फिर टॉक टॉक, अब क्या है, फिर इंस्पेक्टर, चलो मैडम आपका काम बहुत अच्छा था, कल बहुत सी सफाई करती हैं। अब क्या है कि मोदी साहब ने कहा कि उनका जो पर्सनल बंगला है उसकी सफाई भी होनी है। कह रहे देख बहुत हो गया, 23 को मैंने बहुत ढंग से पढ़ लिया है। जो सेकंड क्लॉज में जो सेकंड वर्ड है उसको समझ। अब कंपल्सरी सर्विस तो इम्पोज कर सकते हो, बट दैट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पजेस, इट नॉट फॉर पर्सनल पर्पजेस। पर्सनल नहीं है ये, समझे। पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपल्सरी सर्विस को इम्पोज किया जा सकता है बाय द स्टेट बट नॉट फॉर द पर्सनल पर्पस। और मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ऑप्शंस में आपको, प्रीलिम्स में आपको दोनों ही शब्द मिलेंगे, कंपल्सरी सर्विस मिलेगा, कंपल्सरी सर्विस तो मिलेगा, पब्लिक सर्विस और पर्सनल सर्विस। तो भाइयों और बहनों मित्रों ध्यान रखना, वहां पर अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना कि पब्लिक लिखा है या पर्सनल लिखा है, या खुश हो जाओ 23 मिल गया, स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस, और आगे लिखा होगा फॉर पब्लिक पर्पजेस, आगे लिखा होगा फॉर पर्सनल पर्पजेस, उस पर भी ध्यान रखना। बोलो हाँ है ना? कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? सो बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा यस शुभांगी मैडम इज राइट, दिस इज एन एक्सेप्शन, 23(2) इज एन एक्सेप्शन। ये अलग तरीका हुआ इंटरप्रिटेशन करने का, ठीक है। 23(2) इज द एक्सेप्शन ऑफ 23 क्लॉज 1। लेकिन स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन इन इम्पोजिंग सच सर्विस ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। एंड अगेन यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, समझे। अब ये यहाँ पर रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। देखो लॉ बहुत आसान है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए।
इससे इंटरेस्टिंग, इससे मज़ेदार सब्जेक्ट नहीं, इससे आसान सब्जेक्ट नहीं, बशर्ते हम इसको अच्छे तरीके से समझें। पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जैसे आप ये देखो, इफ़ यू रिमेंबर माई क्लासेस व्हेन आई रेड 15, 16 एंड 19 बेसिकली, हेयर देयर वर सम स्पेसिफिक वर्ड्स, खासकर 15, 16 में तो यही था। ऑन व्हाट ग्राउंड्स, 19 को हटाता हूँ चलिए मैं, 15 एंड 16 में ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, ग्राउंड्स वर नॉट सेम, 2 grounds were additional in case of 16. Here again discrimination is prohibited, but only RRC, RRC S पे चले गए, यहां पे RRC रह गया। So state can impose compulsory service for public purposes, but no, it should not discriminate on the basis of race, religion, caste or class. क्या कैसे बताइए? देखिए, हाँ भैया सारे हिंदू करेंगे काम, सारे मुस्लिम ही करेंगे काम, सारे आर्यंस करेंगे, सारे द्रविड़ करेंगे, रेस पे नहीं जाएंगे आप, केवल इसी जाति के लोग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप। अगर आपने कंपल्सरी सर्विस करनी है तो XYZ सबसे कराइए। बस आप एक क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, उस क्राइटेरिया को जो भी मीट करता हो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, RRC, you can impose this. So state can impose compulsory service for public purposes, but it cannot discriminate on RRC. Come on, बात समझ में नहीं आई? तो this is 23rd. In which of the following cases court elaborately issued that guidelines for child labor के लिए है, ध्यान रखना, MC मेहता का केस है, बंधुआ मुक्ति का केस है। ये 2 केस लॉज ऐसे हैं, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, जिन केसेस में गाइडलाइंस इशू की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई थी चाइल्ड लेबर पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो प्लीज कम टू दिस आर्टिकल 24, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द हेडिंग। तो हेडिंग तो आपने भूलनी ही नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यू कैन से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसको फैक्ट्रीज में। तो चाइल्ड का जहां पर नाम आ जाए 24 मार देना, बस ये ध्यान रखना आप। ये तो पहला क्वेश्चन आपको है हेडिंग से 24 की कि कौन सा आर्टिकल चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। एंड प्लीज कम टू दिस अगेन, इसको समझिए, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड, इसको ऐसे पढ़िए, कौन सा चाइल्ड? बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। एंड ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मोस्टली दे आर आस्किंग ओनली द एज फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल 24, व्हाट शुड बी द एज ऑफ द चाइल्ड। अब देखो कमाल, 424 में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, एज ऑफ चाइल्ड, समझ जाइए। ऑप्शन ए 14 years, B under 14 up to 14, D 14 and above। अब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में देखिए, आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन देर आर 4 ऑप्शंस, यही आपकी स्मार्ट सुन है, एंड एवरीवेयर 14 14 14। अगर केवल आप लोगों ने 14 को फोकस किया तो इस क्वेश्चन में आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। आप मुझे आंसर बताइए, फिर आप मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग कि पूरा का पूरा फ्रेज रटने की जरूरत है। व्हाट इज द आंसर? अब मेरी बात समझिए, इतनी गलतियां करने के बाद अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं अभी वही समझा रहा हूँ, मैं तुरंत वो स्लाइड हटाई थी ताकि आपको ध्यान आ जाए, इतना पढ़ें और फिर देखें आप कितनी गलती करते हैं। अब प्लीज़ सी द स्लाइड, और ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना कभी भी, ये ध्यान रखना। दिस इज व्हाट, एग्जैक्ट शब्द को पकड़िए, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, बिलो द 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से अगर उसकी आयु कम है देन आर्टिकल 24 विल बी एप्लीकेबल। तो सी द डिफरेंस, आपको लगेगा यू हैव कवर्ड 24 बट अगेन यू आर डूइंग द रॉन्ग आंसर, है ना। तो टू अवॉइड दिस ऑलवेज रीड वेरी प्रिसाइसली फॉर द प्रीलिम्स,
प्रिलिम्स का तरीका ही है कि हम बहुत प्यार से बहुत प्रिसाइसली पढ़ें कि एग्जैक्ट फ्रेज क्या है। तो व्हाट विल द आंसर? अंडर 14 ईयर्स। दिस इज अंडर, बिलो द 14 ईयर्स, 14 एंड अबव, पर 24 अप्लाई नहीं हो रहा है। कर लेंगे आप लोग अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्ट लैंग्वेज। हाँ है ना, बताइए। सो नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड, चाइल्ड का आइडेंटिफिकेशन हुआ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। कहाँ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए? नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन और एंगेज्ड इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर द स्पेसिफिक थिंग्स, फैक्ट्री एंड माइन। फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, माइन में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहीं नहीं करेंगे। इसके हिसाब से कहाँ नहीं करेंगे? हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं करेंगे। यहीं पर इंटरप्रिटेशन की बात आती है, हैजार्डस किसको माना जाए, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड, द एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी बिलो द 14 ईयर्स, नंबर 1। नंबर 2, वेयर इट इज प्रोहिबिटेड, फैक्ट्री, माइन, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो इन फ्रेजेस को आप लोग याद रखेंगे, ऐसा कर लेंगे तो आपके आंसर्स हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग ओनली 14 ईयर्स पर, एंड दिस इज व्हाट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मोस्टली दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द एज, एंड बट आई हैव डेल्ट इट इन क्वाइट डिटेल। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सब डिटेल में कर दिए। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी हाँ, बताइए जल्दी से। नाउ आई कम टू नेक्स्ट, कम ऑन, आर्टिकल 25। प्लीज कम टू द आर्टिकल 25। दिस इज व्हाट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। प्लीज से दिस, इसको ऐसे याद कर लीजिए, आर्टिकल 25 डील विद व्हाट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। प्लीज कम टू दिस, एंड अगेन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये है इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज, सब्जेक्ट टू व्हाट, subject to public order number 1, morality number 2 and health number 3. Subject to public order, morality and health and other provisions of this part, you can say fundamental rights. Example, तो subject to public order तीन ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। जैसे आपने ग्राउंड 15 में रटी, जैसे ग्राउंड्स आपने यू लर्न इन 16, देन अगेन 23rd, एंड नाउ दिस इज व्हाट 25. ऑन व्हाट ग्राउंड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यहां से क्वेश्चन आता है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। ये है पहला फ्रेज, यहां पर पढ़िए, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely to profess, practice and propagate the religion. धर्म को मानने की स्वतंत्रता, समझे, इसको ऐसे समझ लीजिए, धर्म को मानना, प्रैक्टिस करना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसको प्रोपगेट करना। मेरी अपनी मान्यता है, प्रोफेस करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ उसकी, और जाके फिर धर्म का प्रचार करता हूँ। तो धर्म की फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन एवरी सेंस इज ग्रांटेड टू whom? To all persons. This is the prelims question. Again, this is question of prelims. This is what all persons means. It is not restricted to citizens only. This freedom of religion is to everyone, whether he is a citizen of India or whether he is a non-citizen. ध्यान रखना। So this is freedom of religion in all forms. Practice, ऐसे कर लीजिए, P फिर P और P, ठीक, धर्म को पी जा, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। लेकिन ये जो धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है, इट इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? You can propagate the religion, you can practice the religion, but not at the cost of public order. This freedom of religion can be restricted on the ground of public order. You cannot disturb lok shanti. Public order को आप अशांत नहीं कर सकते हैं। You profess your religion, आप मानिए, जो करना कीजिए आप, but not at the cost of public order. Secondly, morality.
You cannot compromise with the moral principles of society. Your freedom can be restricted on the ground of morality, and again your freedom can be curtailed on the ground of health issues as well, and also on the grounds of other provisions of the constitution, particularly fundamental rights. Your freedom of religion should not violate the fundamental rights of other persons. So क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेंगे, जैसे यहाँ ये आया क्वेश्चन, यही लीजिए आपके लिए. According to clause 1 of 25, freedom of religion is subject to the interest of public order, morality and health, all the above. Please लिखा ये P for प्लिम्स. बोलो बताइए, आया समझ नहीं यार आपको? इसी तरीके से पढ़ना चाहिए आपको प्लिम्स के लिए. अब मैं आपको क्यों कहता हूँ, देखिए, तो फाउंडेशन कोर्स में 25 पे ही घंटों क्लास चलेगी. दैट डजंट मैटर राइट नाउ. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बगुले की तरह चुगना है. पब्लिक ऑर्डर आ जा, मोरालिटी आ जा, हेल्थ आ जा, बस इतना काम खत्म. एंड फोर्थ क्या हो सकता है, ये रहा. अगेन क्वेश्चन देखिए, राम का भजन कीजिए. इसके बाद में आर्टिकल 25 गारंटीज ये, बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. आंसर इज दिस. कितना आसान कर दिया गया आपके लिए. दिस इज वेरी सिंपल नाउ फॉर यू. जस्ट रिमेंबर इट, जस्ट लर्न इट, जस्ट रिवाइज इट. कर लेंगे. सो Article 25 provides freedom of religion subject to four items. Number 1, public order, health, morality, fundamental rights. You can say like this. बढ़े आगे. Next. Next clause. मान लीजिए ज्योति मैडम, सपोज ये ज्योति मैडम एक मठाधीश है. मठाधीश, ये जगत माता है, सही, भगवान में लीन रहती है हमेशा. क्या हुआ, लोग आ रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, जय माता की, जय माता की, जय, ये वो, और खूब तिजोरी भरती जा रही है. सही है. अचानक शिवम बंसल एंड टीम पहुंच गए. मैडम अकाउंट दीजिए, कहाँ हैं पैसे? अरे क्या बात कर रहे हो, तो भक्तजनों ने दिया था. तो भक्तजनों ने दिया मैडम. गवर्नमेंट वांट यू शुड अकाउंट दैट मनी. वो पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे जा रहा है, पता होना चाहिए हमें. तो भक्तजनों को इकट्ठा कर लिया कि धर्म के साथ खिलवाड़ में नहीं होगा, धर्म से खिलवाड़ करने की जात किसी को नहीं होगी, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बवाल काट दिया इन्होंने. तो शिवम बंसल दिखाएंगे, देखो एक लॉ, प्लीज रीड दिस लॉ. दिस लॉ हैज बीन मेड बाय द स्टेट. व्हाट इज ऑल अबाउट दिस? दिस लॉ रेगुलेट्स or restricts not your religion but other activities associated with the religious practice. आपकी धार्मिक मान्यताओं, धर्म से जो अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं, जो अदर सेकुलर एक्टिविटी है, जो धर्मनिरपेक्ष एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट लॉ बना सकता है. और वो बनाया गया इसलिए ज्योति मैडम हम आपके अकाउंट की चाहते हैं. अकाउंटिंग इज नॉट द रिलीजियस प्रैक्टिस. आप कीजिए जो करना है आपने, लेकिन आपको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, दिखाने भी पड़ेंगे आपको. ये आपके यहाँ जो बोर्ड है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, व्हाट आर देयर पावर्स, यू विल हैव टू शो अस. और आपने बाहर जब धोने और दुकानें लगवा रखी है मालाएं बेचने के लिए, सब करने के लिए, ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है. हटाओ इन सबको यहां से. दिस इज नॉट रिलीजियस एक्टिविटी. तो आप समझ गए मैं आपको किस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. एक एक्टिविटी होती है रिलीजियस एक्टिविटी. इसको आप ऐसे समझिए. देखिए, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से. एक होती है रिलीजियस प्रैक्टिस, number 1, and these are the practices which are connected with the religious practice. Economic, financial, political and other secular activity which are associated with religious practice. जो धार्मिक प्रैक्टिस है आपकी, उससे जुड़ी हुई अन्य सेकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट लॉ बना सकता है. समझे? अब इसको पढ़िए. देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, कोई एग्जिस्टिंग लॉ हो, और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ.
नहीं तो ना तो एग्जिस्टिंग लॉ प्रभावित होगा इससे, सेकेंडली स्टेट कैन मेक दी another law for that. For what? For regulating, for this, for regulating or restricting these kind of secular activities. तो ध्यान करें, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी. तो यहाँ से इसकी अंडरस्टैंडिंग पे प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जाएगा. What can be curtailed, what can be restricted and what cannot be restricted. What are you given? You are being given the freedom of religion. But that is subject, that is not absolute कि कुछ भी करोगे. That can be restricted on the following grounds I have explained. Secondly, other practices which are not religious in nature but they are connected with this. You can see like this. This is your religious connected, economic connected, financial, political and others. These are the activities. So these activities can be regulated or restricted otherwise. तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में ही नहीं आया होगा, दिमाग में भी घुस गया होगा अब तो पूरी तरीके से. नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोवाइडिंग फॉर व्हाट? सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स. नंबर 1, और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. नंबर 2, ऑफ पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज. व्हाट इज दिस? हाँ जी, क्या हुआ? सोशल वेलफेयर रिफॉर्म. वेलफेयर और होना चाहिए, है ना? सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म. क्या हुआ जब जी? हमारे यहाँ तो क्या होता है जी, लड़कियाँ घूंघटी कर रहे हैं जी. अच्छा जी, एक प्रैक्टिस है आपकी. मैं आपको एक केवल आपको तरीका बता रहा हूँ एक कि भाई इसी में रिफॉर्म करना है कि आइडेंटिटी ऑफ वुमेन छुप जाती है उसमें. ये और भी कोई सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है ना? कि पहले बहुपत्नी प्रैक्टिस थी, अब वो एक पत्नी पर आ गया, बात आ गई. और भी बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म होते रहते हैं. तो कह रहे स्टेट कैन मेक एनी सोशल लॉ फॉर सोशल वेलफेयर और एनी सोशल रिफॉर्म. एक बात, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन आड़े नहीं आएगी. स्टेट कैन मेक लॉ फॉर थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. ध्यान रखना क्या शब्द किया गया? हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. हिंदू धार्मिक जो संस्थान हैं उनको सभी के लिए, एक्सेस के लिए, सभी वर्गों के लिए, हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए, उनको ओपन करने के लिए, एक्सेस देने के लिए लॉ बनाया जा सकता है. तो यू कैन नॉट से दैट दिस टेम्पल और दिस रिलीजियस प्लेस इज ओपन ओनली फॉर ए सर्टेन क्लास, सर्टेन कास्ट. यू कैन नॉट से सो. स्टेट कैन मेक ए लॉ to regulate that. It should be open to everyone. So again यहाँ से क्वेश्चन आएगा, what kind of laws are permitted under Article 25? The law providing for social welfare or reforms. Number 1, law for throwing open of Hindu religious institutions to all classes of sections can be made by the state. So A and B. 1 में economic, financial, political and secular activity can be regulated, can be restricted. B में religious institutions can be thrown open to all classes. Social welfare reforms can be done under Article 25 clause 2B. अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, बहुत खुर्राट टाइप, इसे कहते हैं खतरनाक एग्जामिनर, जिसको अगर देख के डर जाए. वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा देख लो, उसकी झांकी देखिए आप अभी. आप state can make law for social reforms under article option A 25 clause 1, C 25 clause 2, D 25 clause 2 B. सबरीमाला का एग्जाम्पल अर्शान ने दिया है, वो हो सकता है थ्रोइंग ओपन टू. अब इसमें अब क्या देख रहे हैं आप? सर बना ही नहीं, घबरा गए सर, कंफ्यूज आ गए सर, बहुत घुस के पूछा था. अरे घुस के पूछा था, सर ने समझाया था. गो विद द आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पर ये बात दी हुई है.
सोशल रिफॉर्म्स अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी। अभी कर पा रहे हो ना? जरा इसको सोच के देखो कि अगर ये आ जाएगा तो कितना करते। क्या याद कर रखा था? 25। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर सो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा तो जाग जाइए। बस अब आपको बहुत मेहनत करनी है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी डीप में पढ़ाने के बाद मैं आपको 25 तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं आपको ये उससे ज़्यादा मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। 25 तो आप किसी से यूट्यूबर से ही पूछ लेंगे, वही समझा, यूट्यूब भरा पड़ा होगा, 25 डाल देंगे तो आप समझा देगा। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं आएंगी आपके सामने कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सही है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट एक शब्द है यहाँ पर, थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक करेक्टर। तो फिर क्या हुआ? टक टक टक, बताओ कौन आएगा? इंस्पेक्टर आएगा। किसके घर पे आएगा? शुभांगी घर पर आएगा। क्या कहा गया? मैडम मंदिर ओपन करो, आपका मंदिर खुलेगा। आपका क्यों खुलेगा भाई? कि मोहल्ले वालों को प्रसाद चढ़ाना है, आज शुक्रवार है, आज ये है वो है। कह रहे मेरा मंदिर है। कह रहे मंदिर आपका होगा तो क्या हो गया, 25 पढ़ लेना। क्या डेली मुझे पढ़ाने आ जाते हो आप? इस साथ मैं भी तैयार बैठी हूँ। तो दैट इज पॉसिबल। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैन बी थ्रोन बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी। दिस इज जो पब्लिक करेक्टर, बार बार मुझे परेशान करने आया था। दिस इज नॉट पर्सनल करेक्टर। किसी का पर्सनल मंदिर हो, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, उसको नहीं कि भाई रिलीजियस है तो शुरू कर देंगे। समझे शिवांगी मैडम? तो दिस इज क्या? पब्लिक करेक्टर। तो डोंट फॉरगेट दिस वर्ड एज वेल। तो आई बिलीव अब ये कंप्लीट सेंस में आप तक पहुंच चुका होगा। ठीक, नाउ एक्सप्लेनेशन ये आ गया। वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपाण्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पीफ ऑफ प्लिम्स लिख लीजिए यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से। शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। हाँ जी, समझे साहब? अब क्या समझे? क्या? हाँ जी, ये आया। मान लीजिए कोई सरदार जी हैं, इनका नाम मुझे आई डोंट नो हो भी सकते हैं यहाँ पर, तो मैं जूम कर लेता हूँ। समझो रमन सिद्धू मैडम। रमन सिद्धू मैडम ने अपना कृपाण वेयर किया और जा रही हैं। बच्चे डर रहे हैं, तो कहा कि भाई देखो ये क्या है, आप इसको हटाइए। कि देखो सिख धर्म की बात है, हमारी मान्यता है, इसे हम नहीं हटा सकते। कह रहे ठीक है मैडम, लेकिन ये कोई अरदास नहीं कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको ये रेगुलेशन में आ सकता है। स्टेट कैन रेगुलेट इट। हम लोग ऑर्डर जारी कर देंगे, प्रिंसिपल से करवा देंगे कि नहीं से वियर करके नहीं आएंगे आप। सही है? हाय अल्लाह हो गया। पेरेंट्स इधर सिख वाले, उसके अलग से। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या कृपाण लेके कोई जा सकता है या नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या कृपाण को वियर करना, कृपाण को रखना, ये धार्मिक उसमें आना चाहिए, एक्टिविटी आनी चाहिए, रिलीजियस उसमें आनी चाहिए, या ये सेकुलर एक्टिविटी है, इट इज एसोसिएटेड विद द रिलीजियस। इस कैटेगरी जो हमने पढ़ा था पीछे अभी, दिस इज जो अदर सेकुलर एक्टिविटी है, क्या इसमें तो नहीं आएगी वो? तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए साफ कर दी गई है कि वियरिंग और कैरिंग ऑफ कृपाण शैल बी कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द सिख रिलीजन। यहीं से प्रिलिम्स में आएगा। अब कृपाण का साइज वगैरह कितना होगा कितना नहीं होगा इस पर आप नहीं जाएंगे आप लोग, पर इस पे क्वेश्चन आएगा वेदर कृपाण इज व्हाट, इज इट सेकुलर एक्टिविटी और इट इज द पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। कम ऑन। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। इस तरह के एग्जाम्पल से, कई फनी एग्जाम्पल से चीज़ें आप लोग विजुलाइज कर पाओगे, क्योंकि हमारे माइंड ना पिक्चर्स को देखना पसंद करता है, याद रखता है उसको, वो वर्ड्स को वैसे याद नहीं रखता। कर लेंगे। नाउ हिंदूज के बारे में बात करते हैं। रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी कंसिडर्ड टू बी सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन। सही है? जो भाई साहब श्याम बंसल, इनके मोहल्ले में सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्ध भी रहते हैं। बड़े खुश थे सब लोग, चलो सब कुछ हिंदूज के लिए हो रहा है। कह रहे बेटा हिंदू में तुम भी कवर होते हो। हिंदू मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 25 सिख, जैन, बुद्ध। समझे? तो ज़्यादा उछलो मत,
जो रूल रेगुलेशन हिंदू पे अप्लाई हो रहे हैं वही रूल रेगुलेशन सिख, जैन और बुद्ध पे हैं, क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल 25 दे शैल बी, एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, एज पर आर्टिकल 25 फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड टू बी हिंदूज, नंबर 1 ऑप्शन ये करके, फिर घूमते रह जाओगे आप, तो ध्यान रखना सिख, जैन और बुद्धिस्ट हो गए। कर लेंगे आप लोग, अब यहां से क्वेश्चन फिर आएगा यहां से, एंड रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, यानी कि सिख इंस्टीट्यूशंस, जैन इंस्टीट्यूशंस, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे पढ़ेंगे उसको हम। तो इति समाप्तम 25।